हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पांडुलिपि चित्रकला की परंपराएं। ठीक है, ये आपका क्लास 12 का जो फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, ग्राफिक आर्ट के स्टूडेंट हैं, या फिर जिन बच्चों ने भी स्कल्पचर या कमर्शियल आर्ट ली हुई है, उन सभी बच्चों के लिए जो उनका सभी बच्चों का जो थ्योरी का सिलेबस है वो आपका सेम रहने वाला है। तो थ्योरी के सिलेबस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे। यहाँ पर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है पांडुलिपि चित्रकला की परंपराएं। पांडुलिपि चित्रकला क्या होती है, इसको समझते हैं। कला का ही एक रूप होता है जिसमें चित्र, आकृति, सजावटी तत्वों के माध्यम से ग्रंथों को सजाया जाता है। तो जो पांडुलिपि चित्रकला है वो चित्रकला का ही एक रूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चित्र के माध्यम से, अलग अलग सजावटी तत्वों के माध्यम से और कई प्रकार की जो आकृतियां हैं उनके माध्यम से हम अपने जो ग्रंथ है उसको सजाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग नोट्स बनाते हैं, आप लोग किताबें पढ़ते हैं कई प्रकार की, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत तरीके के चित्र होते हैं। कुछ आपको समझाने के लिए होते हैं, कुछ खूबसूरती बढ़ाने के लिए होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रंथों को सजा सुंदर दिखाने के लिए एक शैली का डेवलपमेंट हुआ। जो पहले पांडुलिपि क्या होती है, जो ताड़पत्र भुज पत्रों पर लिखी जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें चित्र भी ऐड होते चले गए, तो उसने एक चित्रकला का रूप ले लिया जिसको कहा गया पांडुलिपि चित्रकला। और पांडुलिपि चित्रकला क्या होती है, जिसमें हम चित्र के माध्यम से, हम आकृति के माध्यम से, हम विभिन्न सजावटी तत्वों के माध्यम से हम ग्रंथों को सजाते हैं। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं पांडुलिपि चित्रकला। अब पांडुलिपि चित्रकला के पूरे इतिहास को समझेंगे, स्रोत क्या है चित्रकला का, इन सभी बातों पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एक बार टॉपिक समझ लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक। देखिए, आपका जो चैप्टर है इसमें 3 टॉपिक है। इंट्रोडक्शन, पश्चिम भारतीय चित्रकला की शैली और फिर पाल शैली। ये 3 टॉपिक आपके मुख्य रूप से लगे हुए हैं कि पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली को पढ़ना है आपको, पाल चित्रकला शैली को पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन में हम बस बात करेंगे चित्र सूत्र की। तो मुख्य रूप से 3 टॉपिक है और बहुत ही, मैंने ना एक्चुअली आप लोग अपने चैप्टर को नहीं भी रीडिंग करेंगे बस, लेकिन आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करने के बाद जस्ट आपको रीड करना है, और रीडिंग आपने नहीं भी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहाँ पे आके सबसे पहले चैप्टर को समझ लो। चैप्टर को समझने के बाद आप रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक बिंदु को यहाँ पे नोट किया हुआ है, ताकि आप लोग के एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी ना छूटे। और जैसे ही आपको एक क्रक्स मिले, आप लोग हर एक टॉपिक को इन क्रक्स के माध्यम से समझ के अपना टॉपिक तैयार कर ले, और कोई भी बर्डन आपके ऊपर ना पड़े। मुश्किल से 4 से 5 पेजेस है इन नोट्स के, पूरा चैप्टर खत्म। बस आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को जो मैंने नोट्स बनाए हुए इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ना है। 1-2 बार पढ़ोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फ्रेमवर्क वगैरह अगर हमने बहुत सारे डायग्राम्स यूज करे आगे तो उन सबको समझेंगे। साथ ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को आपका सिलेबस पता होना चाहिए, तो पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, वरना आपका चैप्टर अधूरा का अधूरा रह जाएगा। आपके दिमाग में कई सारे डाउट्स बने के बने रह जाएंगे कि कभी भी चैप्टर पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार ये पाल शैली जो है, या फिर जो स्वदेशी शैली है, इसको पूर्व मुगल क्यों कह रहे हैं, इसको पूर्व राजस्थानी क्यों कह रहे हैं। ये सभी डाउट आपके दिमाग में रहेंगे अगर आप लोगों ने चैप्टर को स्किप किया या फिर लास्ट तक नहीं बने थे। तो आई होप कि तुम लोग लास्ट तक बने रहते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है ये। तो शुरू करते हैं, मेरा समझ आएगी बट आप लोग को समझ नहीं है ये बात। चलिए, चित्रकला का स्रोत के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि चित्रकला का स्रोत है क्या। किसको हम चित्रकला, जो आज हम चित्रकला की बात कर रहे हैं इतनी विस्तृत रूप में, चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो चित्रकला का स्रोत है चित्र सूत्र। चित्र सूत्र है ये, जो विष्णु पुराण है उसका ही एक चैप्टर है। विष्णु पुराण का चैप्टर है चित्र सूत्र, इसको चित्रकला का स्रोत माना जाता है। साथ ही चित्र सूत्र की अगर हम बात करें तो चित्र सूत्र में क्या है, ये आकृति बनाने से संबंधित है। आकृतियों को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चित्र सूत्र में देता है, इसीलिए इसको प्रतिमा लक्षण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि प्रतिमा लक्षण क्या है, किसको बोलते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब चित्र सूत्र हमें चित्रकला के बारे में सभी जानकारी देता है। ये हमें चित्रकला के जो विभिन्न आयाम है, जैसे कि चित्रकला रूप, उसके दृश्य, आकार, परिमाण, परिमाप, आधार, सौंदर्य, भाव, भंगिमा, लावण्य आदि का उदाहरण सहित इसमें वर्णन किया हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको बोलते हैं कि हमारा स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें चित्रकला से संबंधित सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है।
इसलिए हमने इसको क्या माना है कि ये चित्रकला की जो उत्पत्ति हुई है, इसका स्रोत क्या है? चित्र सूत्र। चित्र सूत्र इतना ही नहीं, इसको चित्रकला का धर्म सूत्र कहते हैं, यानी कि इसमें चित्रकला से संबंधित संपूर्ण बातें, सूत्र आदि बहुत ही विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, इसलिए इसको धर्म सूत्र माना गया है। तो याद रखना, चित्रकला का जो स्रोत है धर्म सूत्र है, विष्णु पुराण से है वो। साथ ही ये हमें विभिन्न प्रकार की चित्रकला से संबंधित जितने भी विषय हैं, रूप, रंग, विषय, सभी की जानकारी देता है। इसको धर्म सूत्र भी कहते हैं, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही सभी प्रकार की भारतीय चित्रकला शैली का ये आधार है। जितनी भी भारतीय चित्रकला शैली है, राजस्थानी हो या फिर पूर्वी बंगाल या फिर पूर्वी भारत में विकसित हुई पाल शैली हो, डेक्कन में हो, मुगल हो या फिर पश्चिम भारतीय शैली हो, उन सभी का आधार इसको माना गया है। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले विषय की तरफ। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, या पांडुलिपि का चित्र देख सकते हैं। पांडुलिपि शुरू में कुछ ऐसी हुआ करती थी, बाद में इनमें क्या बनने लग गए? इनमें चित्र बनने लग गए। ठीक है, इसमें नई नई आकृतियों को जोड़ा जाने लगा, और ये सब जब हुआ तो बाद में ये क्या हुई कहलाने लगी? ये कहलाने लगी पांडुलिपि चित्रकला। ठीक है, ये बाद में इसको कहा जाने लगा कि ये पांडुलिपि चित्रकला है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लघुकालीन चित्रकला। लघुकालीन चित्रकला या लघु चित्रकारी किसे कहते हैं? मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है, एक्चुअली आप लोग जब देखेंगे तो मध्यकाल में ना आते आते जैन काल तक आप देखोगे, जैन चित्रकला तक तो बहुत एक वो था, मतलब बड़े बड़े पृष्ठों पर चित्र बनाए जाते थे। लेकिन जैसे मध्यकाल की शुरुआत होती है, सल्तनत जो मध्य एशिया से बहुत सारे जब सुल्तान आते हैं तो उन्होंने हमारी कला को प्रभावित किया, चित्रकारी बनवाए, तो उससे एक नई शैली डेवलप हुई जिसको कहा गया लघु चित्रकारी। ठीक है, अब लघु चित्रकला क्या है? मध्यकाल की चित्रकला जो चित्र है, ठीक है, मध्यकाल की चित्रकला को उसके लघु आकार के कारण लघु चित्रकारी कहा गया। तो मध्यकाल में जो चित्रकला की शैली डेवलप हुई, उसका जो लघु आकार होता था, छोटा आकार होता था, कई सारे विषय होते थे उसमें, इस कारण से एक नई शैली डेवलप हुई जिसको हमने कहा मिनिएचर पेंटिंग या फिर लघु चित्रकारी। ठीक है, अब बात करते हैं पांडुलिपि चित्रकला का प्रयोग क्यों होता था, कि जो पांडुलिपि बनाई जाती थी या पांडुलिपि चित्रकला है, उसका प्रयोग क्या था? सबसे पहला प्रयोग था कि इसको उपहार या भेंट में दिया जाता था जब राजकुमारियों का विवाह होता था। दूसरा, उपहार या फिर कृतज्ञता के रूप में दिया जाता था जब राजा और दरबारी के बीच में, मतलब रिलेशंस को अच्छा करने के लिए राजा उपहार के रूप में देता था, दरबारी उसको कृतज्ञता के रूप में वापस करते थे, कई सारी इस तरीके से। दूसरा, जब तीर्थ यात्री खोज करता, राजा कथावाचक अपने ये इनको साथ ले जाते थे, जो तीर्थ यात्री होते थे, आज भी आप लोग देखते हैं तीर्थ यात्री खोज करता जो होते हैं, या फिर जो राजा इत्यादि होते थे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो जाते थे तो कई बार वो लेके जाते थे। तो इससे क्या हुआ, उदाहरण के लिए ये बात हमें कैसे पता चली, मेवाड़ के पास, मेवाड़ के जो राजा है उनके पास हमें बूंदी के राजा के चित्र मिले हैं। मेवाड़ के राजा के पास हमें बूंदी के राजा के चित्र मिले हैं, और बूंदी के राजा के चित्र के, मतलब जो बूंदी के राजा होंगे, जगह है, हो सकता है कि उनके पास हमें मेवाड़ के राजा के चित्र मिले। तो इससे क्या समझ में आया कि इन चित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता होगा, कुछ कथावाचक साथ ले जाते होंगे, खोजकर्ता लेके जाते होंगे, पुरातात्विक लेके जाते होंगे, राजा अपने साथ लेके जाते होंगे। इस तरीके से इनके 3 प्रयोग थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चित्रकला की विभिन्न शैलियां। अब बात करते हैं कि चित्रकला की विभिन्न शैलियां थी। सबसे पहले आप जानते हैं कि चित्रकला की 4-5 शैलियां थी। पहली तो राजस्थानी, उसके बाद आप देखोगे ये पश्चिम भारत में जो विकसित हुई, पूर्वी भारत में मुगल, दक्कन और मध्य भारत में, ये 5 है, और एक पहाड़ी स्कूल है। तो ये कुछ 6-7 पेंटिंग जो चित्रकला है उनके स्कूल माने गए हैं। तो चित्रकला की विभिन्न शैलियों की जब हम बात करेंगे तो हम पश्चिम भारत में जब देखते हैं तो पश्चिम भारत में हमें देखने को मिलती है पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली। कौन सी चित्रकला शैली? इसको हमने नाम ही दे दिया, तो कहा हमने पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली। ये जो चित्रकला शैली है, ये आपका ये क्षेत्र भी देख सकते हैं, ये इसका क्षेत्र है जो ये गुजरात का कुछ पूरा का पूरा क्षेत्र है। साथ ही राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे मध्य भारत आ जाता है, मध्य भारत का कुछ क्षेत्र है। तो क्या है, जो पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति गुजरात, दक्षिण राजस्थान और पश्चिमी मध्य भारत में हुई है। गुजरात इसका मुख्य केंद्र रहा है। क्यों? क्योंकि गुजरात में आप देखोगे तो बहुत सारे बंदरगाह थे, बंदरगाहों से व्यापारिक मार्ग जुड़े हुए थे,
इस कारण से क्या हुआ, इन व्यापारिक मार्गों के जुड़े होने से यहाँ पे आर्थिक समृद्धि आई। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ ये क्षेत्र। और हुआ तो साथ में क्या हुआ, यहाँ पे सामंतों की उत्पत्ति हुई, जो सामंत थे उनकी उत्पत्ति हुई, यहाँ पे व्यापारियों की उत्पत्ति हुई, आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इन व्यापारियों ने कला को प्रोत्साहन दिया। कला को क्या किया, कला को प्रोत्साहित किया। जब कला को प्रोत्साहित किया तो इसी संदर्भ में क्या हुआ कि कुछ यहाँ पर जैन व्यापारी थे, जैन व्यापारियों ने क्या किया, जैन चित्रकारी को प्रमोट कर दिया। तो वो उन्होंने क्या किया, जैन चित्रकला को प्रमोट किया, जैन कला को और विकास किया। ठीक है, तो जैन कला को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया। यहीं से आपका एक डेवलप हुई शैली जिसको कहा गया जैन चित्रकला शैली। क्या कहा गया, जैन चित्रकला शैली। तो ये एक नई शैली यहीं पे डेवलप हुई, कहाँ पे, गुजरात में। क्यों हुई वो हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका अगला टॉपिक है यही कि कारण क्या थे। वही कारण थे, गुजरात में कई सारे बंदरगाह थे, व्यापारिक मार्ग होने के कारण सामंतों का, स्थानीय जो व्यापारी थे उनका उदय हुआ। जब उदय हुआ, आर्थिक समृद्धि आई, तभी तो कला को प्रोत्साहन मिलता है ना। ऐसा तो नहीं कि खाने के लिए पैसे नहीं और हम कला को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं थी। यानी कि आर्थिक समृद्धि के साथ क्या होता है, कला को प्रोत्साहन मिलते हैं, आप समझ चुके हैं। तो कला को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। अब इसी प्रोत्साहन में क्या हुआ यहाँ पर कि जो जैन चित्रकला थी, ठीक है, जैन चित्रकला को भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला। और हुआ ये कि जैन चित्रकला, जितने भी आपने अभी देखोगे, जितने भी सुंदर सुंदर इमेजेस हैं, वो सभी जैन चित्रकला की थी। और इससे एक जैन चित्रकला का काफी विकास हुआ। आज हमारे पास जैन चित्रकला से संबंधित ढेरों सामग्री उपलब्ध है। उसका कारण क्या है कि एक समय पर जो भी जैन व्यापारी थे उन्होंने इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया। उसके बाद हमारा अगला, ये देखिए, ये भी एक जैन है, जैन चित्रकला है, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से। और आप एक बात आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करेगी, वो ये कि इनमें स्वर्ण का प्रयोग हुआ है। स्वर्ण समझ रहे हैं, और इसमें लाजवर्थ का प्रयोग हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा ये दिखाता है कि उस समय के जो लोग थे जिन्होंने भी इसको बनवाया, वो काफी ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध रहे होंगे। तो आर्थिक रूप से कैसे रहे होंगे, संपन्न, वहां की हमें ये स्थिति को दर्शाता है। तो ये इमेजेस क्या दिखलाती है कि वहां जो जिन्होंने भी ये बनवाया वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध रहे होंगे। और इमेजेस को देखते हैं, ये देखिए, इस इमेजेस को मैं बता देती हूँ एक बार यहाँ पे क्या है। ये जो महावीर जैन है, ठीक है, उनकी माता है त्रिशाला। ये सपना देखती हैं कि उनके सपने में बहुत सारे जानवर आते हैं, ठीक है, जैसे कि बैल, शेर, घोड़ा इत्यादि। और वो इस सपने के बारे में डिस्कस करती हैं एक ज्योतिष से। जब वो ज्योतिष से डिस्कस करती है तो वो उन्हें बताते हैं कि उनका पुत्र जो होगा, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ही उनको एक स्वप्न आता है, तो वो बताते हैं कि उन्हें एक पुत्र होगा। और वो पुत्र या तो राज्याध्यक्ष होगा या फिर एक महान संत बनेगा। और ऐसा ही होता है, महावीर जैन एक महान संत बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से उसको दर्शाया गया है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, और चित्र भी कितना खूबसूरत है। मतलब आप लोग देखिए कलर, और जो चित्र, जो फेस एक्सप्रेशन है, ठीक है, मुद्राएं हैं, और साथ में जो अलंकरण आप देख सकते हैं कि कितना जो ये अलंकृत हुए हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। वस्त्र आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से ये देख सकते हैं हाथी, बैल को, शेर को, और भी कई आकृतियां इसमें दिखाई दे रही है। तो ये चित्र आपको समझ में आया। अब अगला चित्र एक बार देख लेते हैं। ये है, ये चित्र के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, हम सारे आगे पढ़ेंगे, सभी पॉइंट्स मैंने दिए हुए लास्ट आगे। ये जो है, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये एक राजा है, ठीक है, और यहाँ पे ना दो बहनें हैं। अब एक्चुअली ये जो चित्र है, ये दर्शाता है, ये दर्शा रहा है कि एक कालकाचार्य कथा है, ठीक है। कालकाचार्य एक कथा है जो जैन ग्रंथ से संबंधित है, जैन चित्रकला से ही संबंधित है, और ये भी उसका ही एग्जाम्पल है। तो कालका जो होती है, उसकी बहन होती है, उसकी बहन को एक दुष्ट राजा किडनैप कर लेता है। वो अपनी बहन को उससे मुक्त करवाने के लिए बहुत प्रयास करती है, कई राजाओं का समर्थन लेती है, दैवीय शक्तियों को प्रयोग करती है, और अपनी बहन को छुड़वा लेती है। तो ये कथा इस चित्र के माध्यम से व्यक्त की गई है कि ये वो दुष्ट राजा है, ठीक है, दुष्ट राजा है। ये दोनों बहनें हैं जो इसको क्या कर रही हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये इसका घोड़ा है जिसके मुंह से तीर निकल रहे हैं। तो इस चित्र के माध्यम से इस चीज को दर्शाया गया। तो यानी कि क्या समझ रहे हैं आप इससे, कि जैन कला में धीरे धीरे अब कहानियों को भी, यानी कि देवी देवताओं को तो प्रकट किया जाता था, साथ साथ उसमें कहानियों को भी जोड़ा जाने लगा, कहानियों को भी चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाने लगा। तो समझ रहे हैं आप लोग कि कैसे पहले को तो केवल जो भी तीर्थंकर रहे होंगे उनके इमेजेस हुआ करते थे,
बाद में इसमें कहानियां भी जोड़ दी गई। उसके बाद आगे देख सकते हैं, आगे देखते हैं तो ये देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि अब कहानी से एकदम चेंज हो गया चित्र, तो इसमें क्या है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सूरज है, उसके सूरज के बाद जितने भी ग्रह हैं उनको दर्शाया गया है। ये जो एक्चुअली चित्र है, ये भी एक जैन चित्र है, ठीक है, जैन चित्रकला को ही दर्शाता है ये। और जैन चित्रकला में एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं संग्राहिणी सूत्र। क्या कहते हैं? संग्राहिणी सूत्र है, एग्जाम्पल है, याद रखिएगा आप सभी, संग्राहिणी सूत्र है। उस संग्राहिणी सूत्र में हमें पूरा का पूरा ये जो सौर मंडल या कह सकते हैं ब्रह्मांड के बारे में ये हमें जानकारी देता है। ब्रह्मांड के बारे में हमें, या ब्रह्मांड से संबंधित जो विषय हैं, संपूर्ण विषय है, उनके बारे में ये बताता है। तो ये जो चित्र है ये क्या दिखा रहा है? ये ब्रह्मांड को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कि सूर्य है, सूरज के निकट कौन कौन से ग्रह है, उससे दूर कौन कौन से हैं। उसके बाद ये अलग से एक डायग्राम दिखा रहा है कि कैसे कोई भी ग्रह है वो सूरज से कैसे दूर है, कितने करीब है। तो कितने अच्छे तरीके से ये चीज इसमें बताई गई है, ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है अगला इमेज, अगली जो चित्रकारी है वो ये है। देखिए इसमें, इसको हम आगे देखेंगे, मैं यहाँ पे बस एक छोटा सा आपको इंडिकेशन दे दूं कि आप लोग देख सकते हैं ना कि यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा उसमें ऐसे डिवीजन नहीं थे, इसमें आप लोग देखिए कि ये ऐसे डिवीजन है, ठीक है, क्या है ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये बांटा गया है ना इसको। तो ये क्या कारण था, क्यों ऐसे बनाया गया? वो पूरे में भी तो बना सकते थे, और केवल यही दो चित्र, ये दो चित्र ही इतने बड़े क्यों है, बाकी के ये छोटे क्यों हैं, ये छोटे क्यों हैं, ये छोटे क्यों हैं, ये इतने फीके क्यों हैं? इनको हम समझेंगे अपने आगे वाले चैप्टर में। ये देख सकते हैं आप लोग, एक ये इमेज है, ये एक्चुअली स्वदेशी शैली का वो है। तो ये जो है ये स्वदेशी शैली का है। क्या इसमें पश्चिम भारत में 3 से 3 शैली डेवलप हुए, तो ये स्वदेशी शैली का एग्जाम्पल है। इसमें आप कपड़ों को देखेंगे, थोड़ा-सा पारदर्शिता आ गई है कपड़ों में। शायद ये देख सकते हैं, ये चुन्नी इन्होंने डाली हुई है, लेकिन क्या है ये पारदर्शी है। ये देख सकते हैं ये पारदर्शिता नज़र आ रही है। तो और बॉडी की आकृति भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी-सी चेंज नज़र आ रही है। तो ये स्वदेशी शैली जो आगे डेवलप हुई, ये उसके ही एग्जाम्पल, ठीक है। हम जब स्वदेशी शैली को पढ़ेंगे तब हम फिर इस चित्र पे आएँगे और फिर इसको समझेंगे। ये भी सेम उसी का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वस्त्र ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। वस्त्र आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा हो साफ से, तो ये वस्त्र कैसे है? ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद अगले चित्र को देखते हैं। ये आप लोग थोड़ा-सा, क्योंकि मध्य भारत में क्या हुआ था, जब मध्य एशिया से आक्रमण हुए, तो भारत पर दिल्ली सल्तनत ने शासन किया लंबे समय तक। उन्होंने हमारी चित्रकला को भी प्रभावित किया, तो ये कुछ ये उसका ही एग्जाम्पल है, उसका ही प्रभाव देख सकते हैं कि अचानक से क्या हुआ, हमारी चित्रकला जो थी, उसमें ये परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? अचानक से क्या हुआ, ये फ़ारसी, अरबी में लिखा, मतलब अरबी और फ़ारसी का प्रयोग होने लगा। उसके बाद फिर जो चित्र है, वो देख सकते हैं, उनकी बनावट देख सकते हैं, उनके विषय समझ सकते हैं, पकवान यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद क्या है, बहुत सामान्य वस्त्रों में आप देख सकते हैं, बहुत अधिक अलंकृत नहीं है वस्त्र, बहुत अधिक आभूषण नहीं धारण किए हुए इन लोगों ने, बहुत सिंपल विषय है, ठीक है? तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी पश्चिम भारतीय शैली के ही उदाहरण हैं, इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है? तो ये हम मैप के थ्रू मैं एक बार थोड़ा-सा इसका जो एरिया था वो दोबारा से बता देती हूँ। मैप में जो ये वाला एरिया है, ठीक है? ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहा गया पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चित्रकला की शैली डेवलप हुई? पश्चिम भारतीय चित्रकला। तो ये पूरा क्षेत्र था, यहाँ पे फिर राजस्थानी हुई, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो पाल चित्रकला, फिर पहाड़ी चित्रकला, उसके बाद यहाँ पे दक्कन, ठीक है, दक्कन चित्रकला। तो इस तरीके से कई सारी चित्रकला विकसित हुई। तो अब नेक्स्ट है हमारा उपशैलियाँ, ठीक है? जो हमने पश्चिम भारतीय शैली को पढ़ा, पश्चिम भारतीय शैली को जब पढ़ा तो उसमें हमने उसके स्थान को देख लिया, ओरिजिन को देख लिया, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसको देख लिया। अब बात करेंगे कि उसकी उपशैलियाँ कौन-कौन सी हैं। 3 उपशैली हैं, जिसमें पहली शैली है आपकी जैन चित्रकला, स्वदेशी शैली और तीसरी है आपकी ये सल्तनत चित्रकला। 3 शैली हैं, उन 3 शैली के बारे में बात करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में, सारी चीज़ें समझेंगे ताकि एक-एक बिंदु आपका बहुत स्पष्ट हो जाए, आपको शीशे की तरह वो साफ हो जाए। तो सबसे पहला जो आपका है उपशैलियों में 3 उपशैलियाँ हैं।
तीन उपशैलियां थी, एक थी जैन चित्रकला, स्वदेशी और सल्तनत। ये दोबारा से जान लीजिए, पश्चिम भारतीय चित्रकला की उपशैलियां हैं। किसकी? पश्चिम भारतीय चित्रकला। जो पश्चिम भारतीय चित्रकला है उसकी तीन उपशैलियां थी। पहली जैन चित्रकला, स्वदेशी शैली और सल्तनत। तो जो जैन चित्रकला है वो 11 से 1450 ईस्वी तक डेवलप हुई। उसके बाद इसका आधार क्या था? जैन तीर्थंकरों का जीवन। मतलब ये किस पर आधारित थी? जैन तीर्थंकरों का जो जीवन था, उनके जीवन से संबंधित विषय थे, निर्वाण से संबंधित विषय थे, ये उन पर आधारित थी। ठीक है, तो वही दूसरी तरफ हम थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को साथ के साथ कंपैरिजन क्लियर हो जाए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन चित्रकला और स्वदेशी चित्रकला, सल्तनत चित्रकला के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए उनको, तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे और आसानी से आप उसको याद भी रख सकेंगे। तो सबसे पहली बात, जैन चित्रकला का जो विकास है वो 11 से 1450 ईस्वी के बीच में हुआ। उसके बाद वही स्वदेशी शैली 15 से 16वीं सदी में डेवलप हुई। और सल्तनत काल की शुरुआत, क्योंकि आप लोग जानते हैं सल्तनत काल की शुरुआत 1190 मतलब 12वीं शताब्दी से हो गई थी, तो उसके बाद लगभग 12वीं शताब्दी के लास्ट तक, अंत से क्या होता है, इस कला की शुरुआत होती है। दूसरी बात करें तो आधार क्या था? यहाँ पे जैन तीर्थंकर आधार था। जैन तीर्थंकर मतलब जैन तीर्थंकर जो थे, 24 तीर्थंकर हुए, उनके जीवन से संबंधित, जैसे आपने वो त्रिशाला वाली, उसके बाद काल का कार्य कथा है उसको समझा, तो जैन तीर्थंकरों के जीवन को इसमें आधार बनाया गया। उनके जीवन के जो विषय थे उनको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। तो वही स्वदेशी शैली में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक, साहित्यिक विषयों पर चित्र बनाए गए। धर्मनिरपेक्षता मतलब जरूरी नहीं था कि केवल धर्म पर ही आधारित हो, उसमें धर्मनिरपेक्षता के भी चित्र थे। उसमें आपको धार्मिक, साहित्यिक विषय भी देखने को मिलते हैं। इस तरीके से वही सल्तनत की बात करें तो यहाँ पे हमें शिकार, व्यंजन, विवाह आदि से संबंधित विषय देखने को मिलते हैं। या फिर आधार क्या था, किस पर थे? या तो वो शिकार से संबंधित, व्यंजन, विवाह इत्यादि से संबंधित थे। ठीक है, मुगल काल तक आते आते उस पर और भी ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई चित्रों में, इस तरीके से। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कि विकास में योगदान, यानी कि जब इस जैन चित्रकला शैली का विकास हुआ तो किसने उसमें योगदान दिया? सबसे पहले तो जैन उद्योगपति थे, उन्होंने उनके माध्यम से इसका विकास किया गया, जैन उद्योगपति और सामंत के माध्यम से। इसके अलावा जो जैन धर्म है उसमें ना एक शास्त्र दान की परंपरा है। शास्त्र दान की परंपरा के अंतर्गत ये होता था कि जो जैन धर्म के लोग होते थे, उद्योगपति होते थे या फिर जो व्यापारी होते थे, वो सचित्र पांडुलिपियों को जो मठ होते थे उनमें दान करते थे। और ये जो काम था वो बहुत ही परोपकार माना जाता था और बहुत ही धार्मिक माना जाता था। इस कारण से क्या था कि बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन दिया और इससे क्या हुआ, जो जैन चित्रकला थी उसका विकास हुआ और अधिक विकास होता गया। ठीक है, वही अगर देखते हैं स्वदेशी शैली का विकास कैसे हुआ, तो किसने कराया इसका विकास? जो महासामंत थे, बड़े बड़े सामंत थे। उसके बाद धनी नागरिक भी क्या हो गए, अब इंटरेस्ट लेने लग गए। मतलब नागरिक भी इंटरेस्ट ले रहे हैं चित्रकला में, साथ ही भक्त भी क्या करने लग गए, अब चित्र बनवाने लग गए। तो यानी कि स्वदेशी लगभग 15वीं से 16वीं सदी तक आते आते जो चित्रकला, जो पहले केवल समाज के कुछ ही वर्ग के द्वारा ही बनवाई जाती थी, अब उसका जो एरिया था वो बढ़ने लगा। धनी नागरिक, भक्त हो या फिर महासामंत हो, छोटे सामंत हो, सभी चित्रकला को प्रमोट करने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत जो चित्रशैली, जो सल्तनत चित्रकला थी, सल्तनत शैली थी, उसको किसने प्रमोट किया? तो उसको प्रमोट किया सुल्तानों ने। सुल्तान कई सारे जगहों पर, जैसे कि मांडू है, गुजरात है, यहाँ पर बहुत सारे सुल्तानों ने शासन किया, तो उन्होंने अपने तरफ से चित्र बनवाए। तो इससे क्या हुआ कि जो सल्तनत कालीन चित्रकला है उसका विकास हुआ। फिर बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ मतलब कि जो चित्रकला का विकास हुआ उनको किसी न किसी में तो संकलित किया गया होगा। तो उसी से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहला है इसमें कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की जब हम बात करते हैं तो कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर के जीवन और निर्वाण प्राप्ति तक के विषय से संबंधित क्या है, चित्र बने हुए हैं। यानी कि इसमें क्या है, 24 तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित विषय हैं इसमें। साथ ही ये जैन परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको जैन परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन, उनके जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक के संपूर्ण विषय है। और इसमें 5 मुख्य रूप से विषय हैं। ठीक है, 5 विषयों को ज्यादा प्रमुखता दी गई है, जिसमें सबसे पहला है जन्म मतलब गर्भाधान। उसके बाद उनका जन्म होता है, फिर वो गृह त्याग कर देते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, पहला उपदेश देते हैं
और उसके बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 5 प्रमुख विषय रहे हैं जो इसमें चित्रित हैं और इसी कल्पसूत्र ने बाद के जो चित्रकार हुए उनको बहुत सारे विषय दिए, क्योंकि उसके से पहले तो विषय नहीं थे। तो कल्पसूत्र को इस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक के संपूर्ण जीवन के जो भी विषय थे वो संकलित। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक कालका थी जिनकी बहन का अपहरण हो गया था। तो एक और है जिसको बोलते हैं कालका चार्य कथा सूत्र, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कालका की कथा है और कालका की जो बहन होती है उसका अपहरण कर लिया जाता है एक दुष्ट राजा के द्वारा। तो वो दुष्ट राजा इनकी बहन का अपहरण कर लेता है, अपनी बहन को मुक्त करवाती है ये, और दुष्ट राजा को क्या करती है, ये पराजित करती है। तो इसमें इसका ये वर्णन है। इस तरीके से नेक्स्ट है आपका ये उत्तरायण। उत्तरायण में क्या है, उत्तरायण में जो महावीर वर्धमान थे या वर्धमान महावीर थे, उनकी शिक्षाएं संकलित है। क्या है इसमें, उनकी जो शिक्षाएं है वो किस में है, उत्तरायण में है, ये याद रखनी है बात आपको। इसके अलावा जो भिक्षु होते थे, ठीक है, भिक्षुओं से संबंधित जो आचार थे, आचार नियम, आचार संहिता, सभी का वर्णन हमें कल इसमें उत्तरायण में मिलता है। तो उत्तरायण में महावीर जैन की शिक्षाओं का वर्णन है। उसके बाद बात करते हैं, एक और है हमारा संग्राहिणी सूत्र। आपने जो इमेज देखी थी याद कीजिए, जिसमें सूरज के आसपास के सारे जो ग्रह थे वो संग्राहिणी सूत्र में है। और इसमें ये किस पर आधारित है, ये पूरी तरीके से ब्रह्मांड पर आधारित है और इसमें ब्रह्मांड से संबंधित संपूर्ण विषय, संपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बाद जैन चित्रकला की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो जैन चित्रकला की ये विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो जैन चित्रकला ताड़पत्र पर बनाई गई। सबसे पहले किस पर बनाई जाती थी, ताड़पत्रों पर। तो पहले तो ताड़पत्रों पर, यानी कि आप देखोगे 14वीं सदी से पहले तो ताड़पत्रों पर बनाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, 14वीं सदी के बाद पेपर का विकास हो गया, तो उसके बाद इसको कागज पर, कई प्रकार के जो पत्र होते थे उन पर बनाया जाने लगा। तो 14वीं सदी से पहले इसको बनाया जाता था जो ताड़पत्र होते थे, भूजपत्र होते थे। उसके बाद इसको कागज पर, क्योंकि 14वीं सदी के बाद कागज का आविष्कार हो गया था। साथ ही इसमें जैन आचार्य के चित्र, तो हमने बात की थी कि विषय क्या थे, जैन आचार्य जो देवी देवता थे उन पर ही केंद्रित थे। तो इसमें कई सारे जैन आचार्यों के जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद चित्रों में योजनाबद्ध संयोजन और सरलीकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जो चित्र आपको देख सकते हैं जैन चित्रकला में, इसमें ना योजनाबद्ध संयोजन है। योजनाबद्ध संयोजन का मतलब कि कितने हमें, अगर हम ये बॉक्स ले रहे हैं तो हमें किस चित्र को ज्यादा बड़ा रखना है, किस चित्र को छोटा रखना है, इस तरीके से किस प्रकार के कलर्स का प्रयोग होना चाहिए, इन सभी बातों का क्या है, बहुत ही सुंदर प्रयोग है। भाषा बड़ी सरलीकृत है। आप उनके अगर जैन चित्रकला को देखोगे, आप भाषा को देखोगे, बहुत ही स्पष्ट है पहली बात। तो दूसरी बात कि बहुत ही सरलीकृत भाषा है, यानी कि उस भाषा को सरलता से समझा जा सकता है। उन्होंने जैन भाषा का प्रयोग किया है तो उसको सरलता से समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद क्या है, चित्रपटल को, जो चित्रपटल है, चित्रपटल मतलब जिस पर चित्र बनाए जाते थे, उसको विभिन्न वर्गों में ऐसे करके बांटा गया। आपने देखा है ना, ठीक है। तो ये क्या कारण था बांटने का, ताकि इसमें हम विभिन्न जो विषय हैं, विभिन्न विषयों को इसमें समाहित किया जा सके। और आपने देखा भी, जैसे कि अगर ये जो बड़ा, ये मेन जो है, इसमें क्या होता था, इसमें मुख्य चित्र बनते थे, फिर छोटे-छोटे अलग से चित्र, उनके कलर भी क्या है, अलग है, थोड़े से फीके कलर है। जो मुख्य चित्र है उसके थोड़े डार्क कलर है, उसको बहुत अधिक आभूषणों से युक्त दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जैन चित्रकला की ही विशेषताएं हैं। उसके बाद क्या है कि जो चित्रपटल होता था उसको कई वर्गों में बांटा जाता था। फिर कि चित्रों में वास्तुशिल्प, चित्रों में जो वास्तुशिल्प है, ठीक है, वास्तुशिल्प का मतलब होता है कि किसी कोई भूदृश्य हो गया, इसके अलावा कोई घर हो गया, ठीक है, कोई गुम्बद वगैरह हो गए, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, जो भी चित्र में वास्तुशिल्प है उसमें सल्तनत कालीन हमें गुम्बद देखने को मिलता है और मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इस समय तक जो सुल्तान थे, सुल्तान का शासन भारत में हो चुका था। सुल्तान की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है कि सुल्तानों का भारत में शासन हो चुका था और कहीं ना कहीं वो भी चित्रकला को प्रमोट कर रहे थे, वो भी चित्रकला को बनवा रहे थे। साथ ही वो अन्य जो आर्ट के फॉर्म्स है, आर्किटेक्चर वगैरह है, उनको भी
कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे, इस कारण से हमें वास्तुशिल्प में सल्तनत कालीन गुंबद का और मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या हमें प्राकृतिक भूदृश्य आदि एकदम स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। तो जो प्राकृतिक और भूदृश्य हैं, उनका विस्तृत प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब बहुत बड़े-बड़े चित्र नहीं है, उनका सांकेतिक प्रयोग हुआ है कि इतना प्रयोग जितना मतलब ज़रूरी है, और सांकेतिक मतलब फूल पत्ती आदि दिखाकर दिखाया गया कि प्रकृति है। इस तरीके से उनका सांकेतिक प्रयोग किया गया है, बजाय विस्तृत प्रयोग के। उसके बाद एक और चीज़ आप लोग देखेंगे कि जो मुख्य चित्र होते थे, मुख्य चित्र जो होते थे जैसे कि देवी-देवता के अतिरिक्त अन्य चित्रों को हाशिए पर बनाया जाता था। जैसे कि ये पूरा एक पेज है, ठीक है? अब क्या होता था, ये जो पूरा जो स्पेस होता था, ये होता था मुख्य चित्र के लिए, ठीक है? मुख्य चित्र में वो किसी भी, चाहे वो जैन आचार्य हैं या फिर कोई भी देवी-देवता है, उनके चित्र बनवाते थे, बहुत खूबसूरती से बनवाते थे, कलरों का बहुत अच्छे से प्रयोग होता था। और बाकी जो ये हाशिया, जो ये वाला स्पेस हो जाता था, इसमें अन्य चित्रों को बनाया जाता था, और इनके कलर भी क्या होते थे, आप देखोगे भी बड़े फीके होते थे, ठीक है? साथ ही अलंकृत कम होते थे, तो अलंकरणों का कम प्रयोग होता था, ठीक है? तीसरा क्या, हाशिए पर होते थे, हाशिए पर होने से क्या दर्शाते हैं कि ये कम महत्व रखते थे। तो इस तरीके से मुख्य चित्रों को इस तरीके से दिखाया जाता था, बाकी के हाशिए पर होते थे। फिर बात करते हैं स्वर्ण और लार्जवर्ध का प्रयोग हुआ है। स्वर्ण और लाजवर्ध का प्रयोग क्या दर्शाता है कि जो स्वर्ण और लाजवर्ध का प्रयोग ये दर्शाता है कि जो भी इसके निर्माणकर्ता थे, जो भी संरक्षण दाता थे, वो काफ़ी अधिक संपन्न रहे होंगे, क्योंकि हमने शुरू में इस बात को समझा कि जै जो गुजरात है, उसमें ही और जैन की जो कला है वो इतनी प्रमोट क्यों हुई? तो उसका कारण क्या था? क्योंकि व्यापार बहुत अधिक समृद्ध था वहाँ पर। तो लंबे समय तक जो जैन चित्रकला है उसको प्रोत्साहन मिला, और जैन चित्रकला को, इनको ज़्यादातर व्यापारियों ने अधिक प्रोत्साहन दिया। तो इसी कारण क्या हुआ कि इसमें स्वर्ण का प्रयोग होने लगा। लाजवर्ध एक मणि होती है ब्लू कलर की, आप लोग देख सकते हैं, नीली होती है वो, एक नीला पत्थर होता है, उसका प्रयोग हुआ है, ठीक है? निर्माणकर्ता और ये संरक्षणदाता की संपन्नता को दर्शाता है, साथ ही सामाजिक स्थिति को भी ये दर्शाता है। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है। मैं एक बार आपको चित्र दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ स्पष्ट हो जाए। देखिए, हमने दोनों तीनों चित्रकला की शैली देख ली है। तो ये वाली इमेज ना एक्चुअली सल्तनत काल की है। आप लोग देख सकते हैं, कलर बहुत फीके हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद चित्र एकदम डिज़ा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो विषय है वो एकदम परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं। ये एक्चुअली ये जो है वो स्वदेशी शैली का एग्ज़ाम्पल है। तो बस याद रखना ये किसका एग्ज़ाम्पल है? स्वदेशी शैली का। और नेक्स्ट इससे इसके बाद जो होगा वो भी स्वदेशी इससे पहले भी स्वदेशी शैली है। ये वाली भी क्या है? ये भी स्वदेशी शैली ही है। आगे हम इसको देखेंगे। मैंने अभी बताया ना आपको 3 शैलियों का विकास हुआ। स्वदेशी, गुजरात, फिर जैन चित्रकला, और उसके बाद आ गई सल्तनत चित्रकला। 3 चित्रकला का विकास हुआ। दोबारा याद कर लेते हैं। जैन चित्रकला, स्वदेशी चित्रकला जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वदेशी चित्रकला को हम एक्चुअली पूर्व मुगल कालीन चित्रकला भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूर्व 16वीं शताब्दी से पहले की थी, इसलिए इसको पूर्व मुगल कालीन कहते हैं। इसके अलावा इसको हम कहते हैं एक पूर्व राजस्थानी चित्रकला। पूर्व राजस्थानी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चित्रकला रही है उसने आगे जाके राजस्थानी चित्रकला को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो जितने भी आगे चित्रकला की शैली आप लोग पढ़ोगे, बूंदी है या फिर किशनगढ़ी है, उसपे आप लोग देखोगे इसका प्रभाव मिलेगा। ये आप अगर थोड़ा-सा यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा-सा समझोगे ना, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, आगे जो राजस्थानी शैली देखोगे उसमें आपको बहुत सही से देखने को मिलेगा कि यही स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको आगे के जो बाद के राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उसमें आपको देखने को ये थोड़ा-सा मिलेगा। तो ये उसका एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद और एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। ये जैन चित्रकला का ही है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो ये देखिए, ये जो ब्लू वाला है क्या है, लाजवर्ध। तो ये लाजवर्ध का प्रयोग है यहाँ पर। उसके बाद ये आप देख सकते हैं गोल्डन, ठीक है? यहाँ पे स्वर्ण का प्रयोग है, और इनको देख सकते हैं आप लोग कि कैसे कैटेगराइज़ किया गया है इस तरीके से। मुख्य इमेज ये है, फिर साथ में कुछ लिखा हुआ है, ये भी लाजवर्ध का इसमें प्रयोग है। उसके बाद ये देखिए, ये हाशिए पर है। हाशिए पर होने के कारण क्या है कि यहाँ पे इनके आप लोग कलर्स देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेड कलर है। उसके बाद साथ ही क्या है, फेड कलर होने के साथ-साथ यहाँ पे कुछ बहुत ही क्लियर नहीं है, और कम अलंकृत है। क्या है? कम अलंकृत भी है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है जैन चित्रकला का एग्ज़ाम्पल।
उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जल्दी से उसको कवर करते हैं। वो है हमारा पाल चित्रकला। तो पाल चित्रकला का क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पे पाल चित्रकला का विकास हुआ। तो पाल चित्रकला का जो विकास है वो हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है पाल शैली का क्षेत्र। कौन सी शैली? पाल शैली। ठीक है, पाल शैली के बारे में हम आगे भी पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं आपको, पाल शैली का जो विकास है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, इसके अलावा इस शैली का विकास, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको, पाल, पाल एक्चुअली पूर्वी भारत में एक वंश हुआ। ठीक है, इस वंश में एक मजबूत वंश था, इसने लंबे समय तक शासन किया और इसका काल करीब था पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका शासन होता है। उसके बाद क्या होता है कि इस काल में एक्चुअली बौद्ध कला बहुत ही ज्यादा विकसित हुई, चाहे वो बौद्ध महाविद्यालय हो या फिर बौद्ध चित्रकला हो या फिर बौद्ध जो आर्किटेक्चर हो, वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ। उसी में एक विकास किसका हुआ? पाल शैली का, जो कि एक चित्रकला की शैली थी। तो पाल शैली को अगर क्वेश्चन आता है कि पाल शैली क्या है, तो पाल शैली एक चित्रकला की शैली है जो पाल शासकों के समय विकसित हुई। ठीक है, लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई है और इस शैली में कई सारे चित्र बनाए गए और वो सभी के सभी चित्र बौद्ध कला से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक दो चित्र के एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे अभी, ताकि आप लोगों को वो चीज क्लियर हो जाए। तो पाल शैली कब हुई? 11 से 12वीं शताब्दी में। और कब हुई? पाल शासकों के समय। तो जब पाल शासकों का शासन था भारत में, तब इस शैली का विकास हुआ। कहाँ पे हुई? तो आपको स्थान याद है, पूर्वी भारत। अब पूर्वी भारत में भी ना दो जगह थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो दो जगह थे, एक था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि आज भी है। एक था विक्रमशिला। तो नालंदा और विक्रमशिला दो विश्वविद्यालय थे जहाँ पे इसका विकास हुआ। इस तरीके से है। अब आगे एक बार इसको डिटेल में समझते हैं। आपको याद हो गया कि ये क्षेत्र किसका है? पाल शैली का है। ये पूरा क्षेत्र है आपका पश्चिम भारतीय, ठीक है, चित्रकला, पश्चिम भारतीय चित्रकला का क्षेत्र है। ये आ जाएगा आपका राजस्थानी। पाल चित्रकला को समझ लेते हैं, वो अंतिम विषय हमारा ये हो चुका है। उपशैलियां हमने देख ली है, ठीक है। अच्छा, एक बार उपशैलियों में हमने किस किस की बात कर ली थी? कल्पसूत्र देख लिया था, कालकाचार्य कथा हो गई थी, उत्तरायण संग्राहिणी। बस एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गए, वो ये है कि धार्मिकता, मैंने आपको बताया था ना कि धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक और साहित्यिक विषयों पर आधारित है ये चित्र। महासामंत और धनिक नागरिक और जो भक्त थे उन्होंने इसका विकास किया, इसके संरक्षण में आगे आए। उसके बाद क्या है कि इसके प्रमुख चित्रांकनों की बात कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख चित्रांकन कौन कौन से हैं। तो वो है आपका महाभारत का आरण्यक पर्व है, गीत गोविंद है, चौर पंचशिका है और विष्णु पुराण है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप बता सकते हैं कौन सी शैली में। ये सभी के सभी हैं स्वदेशी शैली में। याद रखिएगा, स्वदेशी शैली भी पश्चिम भारत में विकसित एक शैली थी जो 15वीं से 16वीं सदी में डेवलप हुई और इसको ही आगे जाके इसी शैली को कहा गया पूर्व पूर्व मुगल कालीन। ठीक है, पूर्व मुगल शैली भी इसको कहा गया और साथ ही इसको पूर्व राजस्थानी शैली भी कहा गया। पूर्व राजस्थानी, इसका कारण क्या था? मैंने बताया आपको कि इसने बाद की राजस्थानी शैलियों को प्रभावित किया। साथ ही पूर्व मुगल इसलिए क्योंकि इससे पहले, इसके बाद में एक मुगल शैली डेवलप हुई, इसलिए इसको पूर्व मुगल शैली कहा गया। फिर थोड़ा सा ये सल्तनत वाली की बात कर रहे थे हम लोग, सल्तनत में देख लेते हैं एक बार। मैंने बता दिया था, दोबारा से एक बार वो कर लेते हैं। सल्तनत शैली 12वीं सदी के अंत में डेवलप हुई। इसमें शिकार, और ये किस पर आधारित थी? शिकार, व्यंजन, विवाह आदि पर सुल्तानों के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। प्रमुख चित्र क्या है? निमतनामा। निमतनामा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना है इसको। ये जो निमतनामा है एक्चुअली ये किससे संबंधित है? ये पकवानों से संबंधित, पकवानों से संबंधित एक पुस्तक है जिसमें पकवान, व्यंजन, शिकार आदि का उल्लेख किया गया है। नासिर शाह खिलजी जब था उसके शासनकाल में इसकी रचना हुई है। इसकी विशेषताएं क्या है? इस शैली की प्रमुख विशेषताओं को अगर देखें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, पहली कि इसमें ना एक्चुअली ये जो शैली डेवलप हुई ये फारसी और स्वदेशी, मतलब इस शैली, ये जो ये शैली है इससे, इसके मिश्रण से ये शैली डेवलप हुई। उसके बाद सरल प्राकृतिक दृश्य है, इसमें सरल प्राकृतिक भूदृश्य है। तो जो प्राकृतिक भूदृश्य और जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत अधिक उनको सजावटी नहीं, मतलब बहुत डार्क कलर से उनको नहीं प्रेजेंट किया गया है। साथ ही ये जो शैली थी, सल्तनत शैली को याद रखना कि ये फारसी और स्वदेशी शैली का मिश्रण था। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो है पाल शैली, उसको एक बार देख लेते हैं कि पाल शैली
हाँ, जैन चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं। ये है पाल शैली। पाल शैली में क्या है कि पाल शैली की जो उत्पत्ति है वो पूर्वी भारत से हुई है। कहाँ पर? पूर्वी भारत में, विशेषकर बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। उसके बाद काल क्या है इसका? तो 11वीं से 12वीं शताब्दी। वंश है इसका पाल शासक। पाल शासक हुए हैं पूर्वी भारत में पाल शासकों के समय। और ये जो पाल शासक थे ये उन्होंने बौद्ध धर्म को काफी अधिक समर्थन दिया। तो ये कौन थे? एक तरीके से कह सकते हैं कि बौद्ध अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी तो नहीं लेकिन हाँ बौद्ध धर्म के समर्थक थे जिन्होंने काफी ज्यादा बौद्ध कला को तो प्रमोट किया। ठीक है, उसके बाद प्रमुख स्थान क्या क्या है इस शैली के? तो नालंदा और विक्रमशिला महाविद्यालय में हमें कई सारे पाल चित्रकला के एग्जाम्पल्स मिले हैं। तो नालंदा और विक्रमशिला की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या थे। तो नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा की अगर मैं बात करूं तो नालंदा विश्वविद्यालय आज भी है। इसका लास्ट ईयर क्या हुआ, इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, भारत के श्री प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद विक्रमशिला महाविद्यालय है। ये दोनों ही क्या थे? बौद्ध ज्ञान के केंद्र थे, बौद्ध कला के केंद्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र माने गए नालंदा और विक्रमशिला। बौद्ध ज्ञान, बौद्ध कला के केंद्र रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था? यहाँ पे असंख्य बौद्ध जो पांडुलिपियां हैं वो मिली है। असंख्य बौद्ध पांडुलिपियां मिली। सोच रहे हैं आप लोग कि कितना बड़ा ये ज्ञान का स्रोत रहा होगा। यहाँ पर फाहियान बहुत सारे दक्षिण एशिया से, चीन से, चीनी तीर्थ यात्री आए। उन्होंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात से कुछ पांडुलिपियों को, उनकी कुछ प्रतिकृतियों को अपने साथ वो दक्षिण एशिया ले गए। वहां पे जाके लोगों ने जब पढ़ा तो इससे जो बौद्ध धर्म है उसका और अधिक विकास हुआ। ठीक है, और अधिक विस्तार हुआ और एक जो बौद्ध धर्म था वो एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो नालंदा है, विक्रमशिला है, यहाँ पर हमें कई सारे असंख्य बौद्ध पांडुलिपियां मिलती हैं जिसमें वज्रयान देवी देवताओं की है। उसके बाद यहाँ पे कांस्य की मूर्तियां भी ढलाई गई हैं। ये कला भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र इन्हें अपने साथ ले गए। दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो इन पांडुलिपियों को, इनकी प्रतिकृतियों को अपने साथ ले गए। कहाँ कहाँ पर? वो इसको नेपाल ले गए, श्रीलंका ले गए, बर्मा ले गए, जावा ले गए और इन क्षेत्रों में जो बौद्ध धर्म था उसका विस्तार हुआ। ठीक है, उसके बाद पाल शैली की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि पाल शैली की क्या विशेषताएं हैं। ये है पाल शैली के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले कि जो जो ये है लेआत्मक और प्रवाहमान रेखाएं हैं। आप पाल शैली में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इसको, फिर ही समझते हैं। देखिए पाल शैली का एग्जाम्पल ये है, ये देखिए इसमें ना आप लोग देखेंगे क्योंकि ये हमें थोड़े कम एग्जाम्पल मिलते हैं, उसका कारण ये था आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे आक्रमण हुए और कई सारे जो बौद्ध कला थी, पांडुलिपियां थी, उनको जला दिया गया था। ठीक है, उसका क्योंकि उस मध्यकाल की बात है ये, तो कई सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा बौद्ध धर्म को। तो हमारे पास कला के विषय में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बट है पांडुलिपियां इतनी कि हम उस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पांडुलिपि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पाल काल की है, पाल काल के समय बनी है। और ये जो चित्रकला है वो लोकेश्वर अष्ट सहस्त्रिका, एक अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता है। ठीक है, इस ग्रंथ में एक ये लोकेश्वर का चित्र है। लोकेश्वर मतलब ईश्वर, जो लोक है, संसार है, उनके ईश्वर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्पष्टता से लिखा गया है। कलरों का प्रयोग आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत जैन से मैच कर रहा है, जैन चित्रकला से, क्योंकि जैन चित्रकला में भी, लेकिन वहाँ पे ब्लू ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं रेड कलर ज्यादा है। इसके बाद आकृतियों को देख सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, कपड़े कैसे हैं, वो पारदर्शी है। आप आकृति देख सकते हैं। कभी भी आप लोग जो जैन चित्रकला है जब आप उसको देखेंगे तो आप देख एक चीज नजर आएगी आपको कि वो जो फेस होता है वो बहुत ही शांति, मतलब उसको देखने से शांति मिलती है, ऐसा लगता है जब मैं देखती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोग भी देख के मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या लगता है। तो इस तरीके से बनाया जाता था कि देख के ही लगे कि बहुत शांत है, संतोष है। ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर है, तो ईश्वर तो हमेशा ही शांत स्वभाव, संतुष्ट और हमेशा मतलब एक अलग ही मुद्रा में होते हैं। तो इस तरीके से उसको उनको दिखाया गया है। तो ये है, आप विशेषताओं पे चलते हैं एक बार। हाँ, ये कुछ विशेषताएं हैं कि लयात्मक और प्रवाहमान रेखाएं हैं। हल्की रंग योजना है, आपने देख ली ना, एक ही डार्क रंग का प्रयोग हुआ है वो है रेड। बाकी तो जो पीली है, हल्की हल्की क्या है, रंग योजना है। उदाहरण के लिए अष्ट शास्त्री का प्रज्ञा पारमिता है।
इसमें ही हमने अभी वो चित्र देखा था लोकेश्वर का, ठीक है? लोकेश्वर का चित्र यही हमने देखा था, वो किसका है? ये अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता है। ये पांडुलिपि है एक्चुअली, एक पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि है, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय में निर्मित किया गया था। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो ये जो अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता है, ये पालकालीन एक बौद्ध पांडुलिपि है, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासकों के द्वारा, जो कि थे रामपाल, उनके शासन काल में इसको बनाया गया। तो अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का याद रखना, ये एक कालीन पांडुलिपि है, जो एक शासक हुए जिनका नाम था रामपाल। उन्होंने इसका डेवलपमेंट करवाया, उनके समय पर ये इसकी रचना हुई। उसके बाद अंत देख लेते हैं। तो अंत में क्या हुआ कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, इस कारण से पाल कला का ह्रास शुरू हो गया। तो इस काल तक आते आते, क्योंकि जो मुगल काल था, सॉरी मध्य काल था, उसकी शुरुआत में बहुत आक्रमण हुए। इस कारण से जो बौद्ध धर्म थी, उसके विषय में बहुत सारी जानकारियां तो लुप्त हो गई। अब हुआ ये कि पूर्वी भारत में जब आक्रमण हुए, तो उस समय जो चित्रकला के बहुत सारे स्रोत हमें उपलब्ध हो सकते थे आज, तो क्या हुआ कि वो सभी के सभी चित्र, कई सारी आकृतियां सब समाप्त हो गई। और इस कारण से जब कई सारे आक्रमण हुए, तो जो पाल शासक थे, एंडिंग में आके एक्चुअली वो लोग थोड़े से कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ गए तो बौद्ध चित्रकला को तो कोई प्रमोट करने वाला बचा ही नहीं। और यहीं से माना जाता है कि इसी काल के बाद से जो बौद्ध चित्रकला थी, वो कभी उभर नहीं पाई, उसका कभी विकास ही नहीं हुआ फिर। तो ये अंतिम स्टेज मानी जाती है बौद्ध चित्रकला, बौद्ध कला के डेवलपमेंट तक की। उसके बाद इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर ये भारत से सीधे दक्षिण एशिया में चला गया। और कैसे इसका अंत हो गया? मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई आक्रमण किए, इस कारण से पाल जो कला थी उसका ह्रास शुरू हुआ। तो ये है, मैं एक बार इमेज दोबारा से दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। ये हमारी इमेज है, ठीक है? ये लोकेश्वर की है, जो अष्टास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता से ली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आई थिंक ये चैप्टर यहीं पे खत्म है। यस। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये पूरा चैप्टर एक बार मैं जल्दी से ना थोड़ा गो थ्रू कर दूं आपको पूरा चैप्टर, कि ये पाल कला को हमने समझा, 11वीं शताब्दी में हुई, पूर्वी भारत में हुई। उसके बाद प्रमुख स्थान नालंदा विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय हुए। फिर हमने कुछ और कलाओं शैली की बात करी थी, जिसमें हमने इसके जैन चित्रकला शैली की बात करी थी। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर दिए, आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमने 3 शैलियों की बात करी, जैन चित्रकला शैली, स्वदेशी शैली, सल्तनत शैली। इन तीनों के टाइम पीरियड, आधार क्या था, सारे के सारे इनको डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है। आप लोगों को बस पढ़ना है और उनको नोट डाउन करना है। उसके बाद क्षेत्र वाइज देख लिया था, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी शैली विकसित हुई। फिर ये शैली आप लोग बताइए मुझे, ये सल्तनत काल की है, ठीक है? उसके बाद ये क्या है? ये स्वदेशी शैली का एग्जाम्पल है, ये भी स्वदेशी शैली का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये जैन है, ठीक है? जैन चित्रकला है, ये भी जैन चित्रकला। ये बताइए किसका है? ये संग्राहिणी सूत्र याद करें, संग्राहिणी सूत्र का है ये। उसके बाद ये कालका, जो कालकाचार्य है, उसकी कथा का वर्णन है। यहाँ पे त्रिशाला, जो कि महावीर जैन की माता थी, उनका उसको अपने दृष्टि को दिखाया गया है। उसके बाद ये वाला जो दृश्य है, ये पांडुलिपि मतलब ये जैन चित्रकला का ही है। फिर ये हमने बात करी थी कैसे शुरुआत हुई इसकी, क्या-क्या 3 शैलियाँ हैं, कहाँ-कहाँ पे इसका विकास हुआ है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में चित्रसूत्र की बात करी थी, जो कि चित्रकला का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। पांडुलिपि चित्रकला को समझा था। इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी से क्विक रिवीजन आप लोग कर लेना। और जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, अगला चैप्टर नंबर 3, आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर खत्म आया हो समझ में, सॉरी। और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली जो भी चैप्टर होगा, उसको करने से पहले हम लोग अपने इस टॉपिक के मतलब इस चैप्टर के डाउट को ले लेंगे, और उसके बाद उन पे बात कर लेंगे। फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले भी मैं एक बार पूरे चैप्टर को गो थ्रू करवा दूंगी, सिर्फ पॉइंट्स के माध्यम से, बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से, ताकि आप लोग को वो एक दिमाग में इमेज क्लियर हो जाए, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए, और आप लोग को वो चैप्टर है वो अच्छे से एक फ्रेमवर्क के रूप में तैयार हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, कुछ चीज़ है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पे आके हम बात करेंगे। एंड अगर आपको समझ में आया है तो उसको रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के भी अच्छे मार्क्स आए, और आपको भी अच्छा लगेगा, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।